Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है इसमें हम क्लास 9 सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। और सोशल साइंस में भी अगर आप देखोगे तो आज का जो हमारा सेगमेंट होगा, ठीक है, इसमें हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? इसमें हम सिविक्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनका मैंने आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अब यहाँ पर बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पर कहते हो। ठीक है, तो क्लास 9 सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा और काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर इससे पहले कि अगर आपने वन शॉट रिवीजन वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वन शॉट रिवीजन वीडियोस एक बार देख कर आ जाइए, ताकि यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, है ना, कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आपको इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, ताकि आप क्वेश्चंस को यहीं पर समझ पाओ और चीज़ों को अच्छी तरीके से कैसे लिखना है ये चीज़ भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पता चल जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि विच पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे हेल्प इट्स कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, जिम्बाब्वे जो है उसको आज़ादी दिलाने में कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको योगदान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी पार्टी थी? तो उस पार्टी का नाम अगर आप देखोगे तो इसका नाम है ZANUPF पार्टी। ठीक है, तो ZANUPF पार्टी जो है ये जिम्बाब्वे की पार्टी थी जिसने जिम्बाब्वे को आज़ादी यहाँ पर दिलाई थी। और जिम्बाब्वे की अगर हम यहाँ पर कैपिटल देखेंगे तो जिम्बाब्वे की कैपिटल यहाँ पर कौन सी है? इसका नाम है हरारे। ठीक है, हरारे जिम्बाब्वे की कैपिटल है। तो इनकी इंडिपेंडेंस में जो है वो यहाँ पर कौन सी पार्टी का योगदान था? ZANUPF पार्टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि किस कंट्री की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसके ऊपर MCQs भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अगर आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि ये बुक से एसोसिएटेड है डेटा, है ना, और ये आपको पढ़ाया भी गया है। तो याद रखिएगा ये जिम्बाब्वे की पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विच पाकिस्तानी जनरल लेड अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999, मतलब कि तख्ता पलट। मिलिट्री कू का मतलब ये होता है कि जो मिलिट्री है उसने क्या कर दिया है कि तख्ता पलट कर दिया है, वहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर हटा दिया गया है और मिलिट्री पावर जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जो यहाँ पर देश है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के उस मिलिट्री जनरल का नाम बताना है जिसने मिलिट्री कू कब किया था? वो अक्टूबर 1999 में किया था। 1999 वही ईयर है जब कारगिल वॉर हुआ था। तो याद रखिएगा पाकिस्तानी जनरल जिन्होंने मिलिट्री कू किया था उनका नाम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी बने थे उस कंट्री के। बाद में इन्होंने पोस्ट वगैरह चेंज करके अपने आप को पाकिस्तान का जो है वो राष्ट्रपति भी यहाँ पर बनाया था। तो इनका नाम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, तो अक्टूबर 1999 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड चाइना रिकॉर्ड इट वर्स्ट फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, मतलब जो भुखमरी होता है, सूखा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो जो वर्स्ट फेमाइन यहाँ पर आपको देखने को मिला वो कब यहाँ पर हुआ? तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चाइना का जो फेमाइन का पीरियड आपको देखने को मिलेगा ये 1958 से लेकर 1961 तक है। वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 3 करोड़ जो लोग हैं उनकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर भुखमरी में या जो सूखा पड़ा था उसमें यहाँ पर ये जान गई थी। तो कब है ये? 1958 और 1961 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, है ना। अभी तो ये एक छोटा सा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो मेजर चैलेंजेस हैं, है ना, मतलब कि जो इंडिया में डेमोक्रेसी काम कर रही है, वर्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उसके जो मेजर चैलेंजेस हैं उसमें यहाँ पर क्या है वो बात आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तो है कास्टिज्म और एक है कम्युनलिज्म आर द मेजर चैलेंजेस द वर्किंग ऑफ टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि एक तो जातिवाद है और दूसरी बात यहाँ पर धर्मवाद, ठीक है। मतलब भारत में आप ये कह सकते हैं कि जो धर्मवाद है ना, मतलब कि जो रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पर राजनीति होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो जाति के बेसिस पे यहाँ पर राजनीति होती है। तो डेमोक्रेसी में अगर आप जाति के बेसिस पे और धर्म के बेसिस पे, है ना, अगर डेमोक्रेसी को चलाओगे तो फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कास्टिज्म और जो यहाँ पर कम्युनलिज्म यहाँ पर होता है, ये क्या होता है कि एक मेजर चैलेंज है, और इसी वजह से इंडिया में डेमोक्रेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 5 दिया हुआ है कि नेम द फेमस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैक्सिको, है ना। मैक्सिको की जो फेमस पॉलिटिकल पार्टी है जो आपकी बुक में दी गई है उसका नाम आपको बताना है। सो मैक्सिको की अगर हम राजधानी देखेंगे तो मैक्सिको की राजधानी क्या है भाई, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। आप मुझे ये बताइएगा कि जो मैक्सिको है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है ना, कौन से कॉन्टिनेंट में मैक्सिको लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, ठीक है। बस यही 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर जो मैक्सिको है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो फेमस जो पॉलिटिकल पार्टी है मैक्सिको की उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिसको PRI बोलते हैं, ठीक है। लिखा इसका फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, लेकिन इसका एब्रीविएशन जो है वो यहाँ पर PRI है, ठीक है। गलत नहीं है बिल्कुल, है ना। ये मत सोचना कि सर ये IRP होना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि कई एब्रीविएशन लिखे ऐसे होते हैं लेकिन उनको जब पढ़ा जाता है तो वो लेफ्ट से राइट ना होकर राइट से लेफ्ट यहाँ पर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिसको हम यहाँ पर PRI कहते हैं, ठीक है। ये मैक्सिको की फेमस पॉलिटिकल पार्टी है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड, आज के टाइम पीरियड पर दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी है उसका जो यहाँ पर कौन सा फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा आपको कॉमन देखने को मिलता है ना। मतलब ज़्यादातर जगह पर अगर आप देखोगे तो उसी तरीके की यहाँ पर क्या होती है कि डेमोक्रेसी जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हम सबसे कॉमन फॉर्म को देखेंगे तो देखो डेमोक्रेसी भी अगर आप देखोगे ना तो 2 तरीके की डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है। एक हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या है कि जनता अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को डिसाइड करेगी। लेकिन जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है। जैसे भारत में पॉसिबल है क्या कि जनता सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड करे, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हो कि हम वोट डालते हैं, वोट डालने से कुछ लोग जीतते हैं और वो यहाँ पर विधानसभा वगैरह में आपको जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आज के टाइम पीरियड पर ज़्यादातर दुनिया में अगर आप देखोगे, है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो यहाँ पर डेमोक्रेसी की फॉर्म आपको कॉमन देखने को मिलेगी वो है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। भारत में भी जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन द बेल्जियम। बेल्जियम में, बेल्जियम जो है वो यहाँ पर, बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रसेल्स है ना, और यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ पर आपको यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और नेटो का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेटो अभी बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वहीं पर भी आपको उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो बेल्जियम में 3 तरीके की गवर्नमेंट यहाँ पर थी, है ना, वो कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती थी वो आपको बताना है। बेल्जियम की राजधानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बेल्जियम की जो कैपिटल है ये आपको ब्रसेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 तरीके की गवर्नमेंट जो है, एक तो हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरी बात हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी बात जो हो गई वो हो गई आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत में। फिर उसके बाद आपका जो अगला गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कौन सा है, वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगला जो गवर्नमेंट है वो हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो गवर्नमेंट है वो हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे आपके CM,
लोकल गवर्नमेंट में विलेज लेवल पर अलग होता है और अर्बन लोकल बॉडीज़ में अलग होता है। विलेज लेवल पर आपको पंचायत में सरपंच देखने को मिलेंगे और अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपको जो मेयर होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में भी यही सिस्टम है, लेकिन आपसे पूछा गया कि बेल्जियम में 3 तरीके की गवर्नमेंट कौन कौन सी थी, तो वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, सो राइट आंसर इज ये तीनों जो मैंने आपको बताया ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच वन कंट्री आउट ऑफ बांग्लादेश, यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड इंडिया हैज द लोवेस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, है ना, मतलब कि महिलाओं का जो पब्लिक लाइफ मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर सब लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो पब्लिक लाइफ में इनमें से कौन सी कंट्री है जिनका आपको लोवेस्ट पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, यूएसए, बांग्लादेश या फिर इंडिया। तो आसान क्वेश्चन है ये, तो आप ये देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया में जो पार्टिसिपेशन है ये आपको सबसे कम देखने को मिलता है ना, मतलब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, मतलब महिलाओं को पब्लिक लाइफ में जो है या पब्लिकली जो है वो सामने आना, ये सब चीज़ें आना उतना ज़्यादा यहाँ पर परमिट नहीं किया गया, इसलिए सऊदी अरेबिया में सबसे कम आपको जो है वो उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दिया हुआ है कि नेम द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिजी, है ना, तो फिजी जो है उसकी कैपिटल आपको बतानी है ना, मतलब वहाँ पर भी इस कंट्री के बारे में भी हमने जो है वो अपने चैप्टर में डिस्कशन यहाँ पर किया था। तो रिपब्लिक ऑफ फिजी जो है इसकी कैपिटल बताइए, तो इसकी कैपिटल है सुआ। ठीक है, याद रखिएगा सुआ जो है वो कैपिटल है आपकी कंट्री जिसका नाम है फिजी। देखो कंट्रीज़ वगैरह और कैपिटल्स वगैरह याद रखना एकदम है ना इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तभी याद होगा। जैसे मान लीजिए कि कभी भी आप कोई कंट्री के बारे में पढ़ते हो, है ना, तो कोशिश ये किया करो कि आप 2 चीज़ें उसके बारे में ज़रूर पता करो। पहली बात उसकी करेंसी क्या है, वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, और दूसरी बात वहाँ पर जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, थोड़ा सा अफ्रीकन जो कंट्री है उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी सब कंट्रीज़ तो बहुत आसान है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रेगुलर रिवीजन करते रहोगे तो आसानी से जो है वो चीज़ें यहाँ पर आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि लग्जमबर्ग जो है उसकी कंट्री यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिजी की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है, वो है सुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट इन मैक्सिको। आज के टाइम पीरियड पर मैक्सिको में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर कौन सी है, किस तरीके की है, वो आपको बताना है। सो बोला जा रहा है कि द यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स आर अ फेडरेशन हुज गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन बेस्ड ऑन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द 1917 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको एक बात बताई, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे जो है, ठीक है, वो यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। जैसे बेल्जियम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको बताना है कि जो यहाँ पर होता है, ठीक है, मैक्सिको में किस तरीके की जो गवर्नमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, मतलब कि जो मैंने आपको डेमोक्रेसी का फॉर्म बताया था ना, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, तो वो यहाँ पर है। डेमोक्रेटिक आपको देखने को मिलेगा और रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है ना, यहाँ पर रिपब्लिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो भी हेड होगा वो इलेक्टेड यहाँ पर हेड होगा। ठीक है, उसका हेड कैसा होगा, वो इलेक्टेड हेड यहाँ पर होगा। और ये किसके ऊपर है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पर किस तरीके की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएसए में कैसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यहाँ पर भी कौन सी है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिको में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इनका जो 1917 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो याद रखना है, कुछ कीवर्ड्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और इनका जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब का है, वो 1917 का कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बैनिंग ट्रेड यूनियंस, इज इट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी और नॉट, है ना, मतलब कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, है ना, जो ट्रेड वगैरह में लगे रहते हैं, तो उनमें जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने अलग अलग तरीके के यूनियंस बनाते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखोगे वर्कर्स का यूनियन हो गया, कोई कंपनी यहाँ पर काम कर रही है तो वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका एक यूनियन होता है। तो उसी तरीके से ट्रेड यूनियंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि हम ट्रेड यूनियंस को बैन कर देते हैं तो क्या ये डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो याद रखिएगा, बैनिंग करना जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर ओन लीडर्स। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डेमोक्रेसी है उसमें अपने खुद के लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर
चूज़ किए जा सकते हैं। और ट्रेड यूनियंस का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई आपके साथ अगर कुछ गलत यहाँ पर होता है ना, स्पीच अगर यहाँ पर होता है और जो आपके वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर वगैरह के बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हो, तो ट्रेड यूनियंस को बैन करना जो है वो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है ना। अगर आप चीज़ों को बैन कर दोगे, लोग अपनी बात यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, अपने लीडर्स को यहाँ पर इलेक्ट नहीं कर पाएंगे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में इन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर बनाती है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, बोला गया कि सजेस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी में बात हो रही है ना। डेमोक्रेसी का मतलब यही हुआ कि सबके पास वोटिंग वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए, वन वैल्यू, है ना, और उसकी जो वन वोट वन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। ये सब काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख दो, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो हमेशा किसके पास होती है, वो उन लोगों के पास होती है जिनका इलेक्शन किसने किया है, लोगों ने किया है ना। मतलब जो भी आपको चाहे वो पार्लियामेंट में देखने को मिले, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिले, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो हमेशा किसके साथ होती है, वो हमेशा उन लोगों के पास होती है जिनको लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है, तो इसको आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि विच मेंबर्स आर अलाउड टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस इन चाइना, है ना। चाइना में इलेक्शंस में कौन खड़े हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक ही पार्टी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। हर बार इलेक्शन वही जीतती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट, ठीक है, वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्शन में यहाँ पर खड़े होंगे वो हमेशा कौन होंगे, वो केवल या तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले होंगे या तो जो छोटी छोटी पार्टीज 8 आपको अलग देखने को मिलेगी जिनका कनेक्शन किससे है, जिसका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ यहाँ पर कनेक्शन है। केवल वही लोग यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, बाकी कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये चाइना में एकदम स्ट्रिक्ट यहाँ पर एक रूल है जिसको ये लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से आपके जो शॉर्टर आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने कर लिए, बेसिक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है कि वाई वर एवरी इलेक्शंस वोन बाय PRI इन मैक्सिको। ठीक है, वहाँ पर जो पार्टी थी PRI मैक्सिको में, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, तो हर इलेक्शंस को वो यहाँ पर क्यों जीत जाते थे, है ना। तो बोला जा रहा है कि भाई हर 6 साल में वहाँ पर इलेक्शन होते थे, पहली बात तो ये है ना। और यहाँ पर क्या है कि वो इलेक्शन को जीतते भी थे, लेकिन उसका कारण यहाँ पर क्या है कि वो अनफेयर मीन्स करते थे, मतलब जो चीज़ें अलाउ नहीं होती थी उन चीज़ों का यहाँ पर वो प्रयोग करते थे। जैसे अगर आप देखोगे कि ये लोग जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह होता था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते थे। फिर उसके बाद लोगों से यहाँ पर ज़बरदस्ती करते थे कि भाई आपको क्या करना है, कि उस जो है उनको फोर्स करते थे कि आप हमें यहाँ पर वोट करिए। आखिरी मोमेंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर वोटिंग करनी है ना, उनकी जो जगह वगैरह होती थी वही चेंज कर दी जाती थी। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो ऑपोजिशन यहाँ पर होता था, है ना, जो इनके ऑपोजिट में लोग यहाँ पर खड़े होते थे, उनको ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि एडवांटेज ना मिले, है ना, इसलिए न्यूज़पेपर वगैरह में उनकी जो चीज़ें हैं उनको कवर नहीं की जाती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अनफेयर, जैसे एक कॉम्पिटिशन होता है ना कि भाई आप क्या है यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्शन में हैं तो ऑपोजिशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबको यहाँ पर क्या करना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो इलेक्शन में अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। लेकिन ये चीज़ें क्या हो रही थी, मैक्सिको में नहीं हो रही थी। मैक्सिको में जो रूलिंग पार्टी थी वही यहाँ पर क्या है कि अपने आप को एडवांटेजेस जो पोजीशन है वहाँ पर रखती थी, जिसकी वजह से क्या है कि बाकी लोग जो है वो इलेक्शंस वगैरह जीत नहीं पाते थे। तो अनफेयर मीन्स का यहाँ पर प्रयोग होता था, जिसकी वजह से PRI हर बार मैक्सिको में इलेक्शन जीतती हुई देखने को मिल रही थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन सम विलेजेस इन रिमोट एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है, प्रोविज़न है, वो कुछ विलेज जो यहाँ पर रिमोट एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ मतलब बहुत दूर दराज जो इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या है कि कोई ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोविज़न जो है वो सरकार ने नहीं बनाया है। द विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिमोट एरिया डिसाइडेड टू पे सम मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर टू देयर विलेजेस, है ना। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कुछ यहाँ पर पैसे देते हैं, जिससे यहाँ पर क्या है कि उनके जो गाँव हैं उसको यहाँ पर क्या मिले, उनको जो सुविधाएँ हैं, गेट वाटर वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हों।
वॉज दिस अ डेमोक्रेटिक मेथड, क्या ये एक डेमोक्रेटिक मेथड है क्या, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसे दे दिए, उससे यहाँ पर क्या है कि आपके घर में जो है या आपके गांव में जो है वो पानी आ गया, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो आप यही लिखोगे, नो दिस वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड, दे कुड हैव ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, filed a case in the court claiming that water is part of the right to life, or even boycotted the next election to give a message to all parties which all are all democratic methods। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आप ये क्या कर रहे हो कि भाई जो मनी है वो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे रहे हो, है ना, और उससे ये बोल रहे हो कि भाई हमारे गांव में पानी लेकर आ जाओ, तो ये चीज़ क्या है, ये गलत प्रैक्टिसेस हैं, है ना, इससे यहाँ पर किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ क्या है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, यहाँ पर हम कर क्या सकते थे, हम लोग यहाँ पर पब्लिक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते थे, है ना। पब्लिक मीटिंग मतलब मिलजुल कर जो है वो सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट मीटिंग करना, है ना। एक केस यहाँ पर फाइल कर देते हैं कि भाई राइट टू लाइफ है, मतलब कि राइट टू क्लीन वाटर, है ना, मतलब पानी आपको मिलना चाहिए, ये आपकी राइट टू लाइफ जो कि एक फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते थे। जो नेक्स्ट इलेक्शन वगैरह हैं उनको बाइकआउट यहाँ पर किया जा सकता था। काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वहाँ की जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन बेसिस पे आप यहाँ पर कर सकते थे। ये जो आपने करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर करी हैं, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर होगा नो, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा, प्लस आपको सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा कि इस चीज़ का और यहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डू द वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया हैव द राइट टू वोट, क्या महिलाओं को जो है सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है इसका नाम है रियाद। ठीक है, याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है ये आपको रियाद देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या जो सऊदी अरेबिया की महिलाएं हैं, है ना, उनको वोटिंग राइट्स हैं क्या, राइट टू वोट है क्या। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25 सितंबर 2011, है ना, मतलब जिस साल इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो 25 सितंबर 2011 को सऊदी अरेबिया के जो किंग है अब्दुल्ला हैज़ अनाउंस दैट वुमेन will have the right to stand and vote in future local election and join the, ठीक है, एडवाइजरी शूरा अ काउंसिल एज फुल मेंबर्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि एक काउंसिल है उनके यहाँ पर, ठीक है, जिसको शूरा बोलते हैं, तो उसको भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। मतलब 2011 तक अगर आप देखोगे तो महिलाओं को यहाँ पर क्या थे कि वोटिंग राइट्स नहीं थे, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला ने यहाँ पर जो है वो अनाउंस किया कि भाई महिलाओं को जो है वो राइट टू स्टैंड एंड वोट इन फ्यूचर लोकल इलेक्शंस, जो लोकल इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनमें वो लोग यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं और इलेक्शन में वोटिंग राइट्स भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जो यहाँ पर राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं सऊदी अरेबिया में, वो बहुत लेट प्रोवाइड किए गए हैं, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगी हुई थी, है ना। उन रिस्ट्रिक्शंस को अब धीरे धीरे जो है वो दूर किया जा रहा है। तो उसी सीरीज़ में 2011 में ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डज जिम्बाब्वे हैव, है ना, जिम्बाब्वे जो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, तो वहाँ पर किस तरीके की गवर्नमेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि एक रिपब्लिक है ना। रिपब्लिक का मतलब होता है कि इलेक्टेड है ना, मतलब डायनेस्टिक रूल नहीं चलेगा, है ना, कि पिताजी थे फिर बेटे जी बने फिर उनके बेटे जी बने, ये रूल नहीं होगा। यहाँ पर जो रिपब्लिक है इसका मतलब यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसा होगा, वो इलेक्टेड यहाँ पर होगा, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास ज़्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट नाउ द कंट्री इज इफेक्टिवली अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप अंडर प्रेसिडेंट, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे, हु हैज़ री इलेक्टेड इन 2013 एट द एज ऑफ 89 फॉर अनदर 5 years। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी के टाइम पीरियड पर जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो रॉबर्ट मुगाबे की तो जो है वो डेथ हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 2013 में रॉबर्ट मुगाबे जो है ना, वो यहाँ पर क्या हुए थे कि वो आए थे, है ना, इलेक्शन जीत गए थे, 89 ईयर्स के थे, 5 साल के लिए। तो इनके टाइम पीरियड पर रॉबर्ट मुगाबे जो है उनके टाइम पर भी पावर ऐसी ही थी कि ये क्या करते थे कि भाई चीज़ों को ना कंट्रोल करते थे, है ना, कि ताकि इनकी पार्टी लगातार यहाँ पर जीते। अभी तो रॉबर्ट मुगाबे जो है उनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है, अब यहाँ पर आपको नए प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक अथॉरिटेरियन यहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम पीरियड से जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे। जब यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोग इलेक्शन भी यहाँ पर दे रहे हैं, है ना, लेकिन सामने वाली जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके हारने के कोई चांसेस ही नहीं है, है ना, तो फिर कैसे काम यहाँ पर बनेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ये अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप जो है
ये रॉबर्ट मुगाबे के अंतर्गत थी। अब इनकी जो बुक के हिसाब से आपको दिया हुआ ये है, लेकिन अभी जो है वो इनकी डेथ हो चुकी है। अब उनकी जगह पर नए प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखो दिया हुआ है कि हाउ प्रेसिडेंट मुगाबे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिम्बाब्वे, है ना, मतलब मुगाबे साहब ने किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिम्बाब्वे का उसको यहाँ पर चेंज किया, वो बताया जा रहा है। सो प्रेसिडेंट मुगाबे हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात यहाँ पर क्या है कि जो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है लेस अकाउंटेबल, मतलब कि प्रेसिडेंट से यहाँ पर क्या है कि कोई सवाल नहीं पूछेगा, है ना, प्रेसिडेंट जो है वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करेगा कि भाई मैंने ये काम क्यों किया है या क्यों नहीं किया है, तो अकाउंटेबिलिटी होती है ना। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम करने के लिए और अपने आप को पावरफुल करने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार जो है वो यहाँ पर क्या किए हैं कि जो चेंजेस है वो यहाँ पर किए हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, है ना, और ये भी बात बता दी गई कि भाई अगर सरकार के खिलाफ आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हो या डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर करते हो, धरने वगैरह पे बैठते हो, तो ये सब चीज़ें पूर्णतः गलत है, मतलब कि इलीगल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो देर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि कानून इस चीज़ के ऊपर भी बना दिया गया कि आप प्रेसिडेंट को जो है वो किसी भी तरीके से उनकी आलोचना नहीं कर सकते हो, उनको क्रिटिसाइज यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बदलाव किए गए ताकि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट मुगाबे के बारे में चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं। विथ व्हाट मोटिव डिड जनरल परवेज मुशर्रफ इशू अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन अगस्त 2002, है ना, मतलब कि अगस्त 2002 में, है ना, मतलब उनका मोटिव क्या था, उन्होंने ये लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्डर था वो कब रिलीज़ किया था, ये याद रखना, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू में आ सकता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो अगस्त 2002 में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और इसके पीछे मोटिव यहाँ पर क्या था जनरल परवेज मुशर्रफ का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशू किया था दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का इसमें कुछ बदलाव हुए, है ना, अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर किए गए। इन दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो असेंबलीज हैं, है ना, असेंबलीज मतलब जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा हैं, तो इस ऑर्डर के तहत यहाँ पर ये हो गया कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर ये आ गई कि नेशनल और जो स्टेट लेवल पर, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट होते हैं ना, बाकी कई जगह पर आप देखोगे तो उनको प्रोविंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं उनको डिसमिस कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ elections were held to the national and state assemblies, so the elections were held regularly and power, ठीक है, rest with elected representative but still the final power rests with military officer and मुशर्रफ himself। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने ये ऑर्डर पास किया उसके बाद क्या हुआ कि जो भी आपकी असेंबलीज थी इनको यहाँ पर क्या किया गया, इनको जो है वो डिसमिस किया गया, दोबारा इलेक्शंस करवाए गए ताकि असेंबलीज में लोग यहाँ पर आ सकें, जो लॉ मेकिंग वगैरह होती है वो सारी प्रोसेस हो सके। लेकिन वो सब दिखावा था, जो फाइनल पावर यहाँ पर थी वो किसके पास थी, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी, और जो मुशर्रफ साहब थे वो यहाँ पर क्या है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो याद रखिएगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्यों पास किया गया था, उसके पास मोटिव क्या था, मोटिव यही था कि मुशर्रफ ये चाहते थे कि भाई जो भी यहाँ पर उनके पास पावर है वो उनके पास रहे, है ना, बाकी जो नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज में जो लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल ना रहें, मैं जैसा चाहूँ अपने देश को यहाँ पर चलाऊँ, और उस तरीके से ही यहाँ पर आज तक जो है वो पाकिस्तान आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फ्रॉम विच वर्ड और वर्ड्स हैज़ द वर्ड डेमोक्रेसी बीन डिराइव्ड। ठीक है, मतलब कि जो डेमोक्रेसी यहाँ पर शब्द है ये यहाँ पर किन शब्दों से जो है वो यहाँ पर डिराइव किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखना कि जो डेमोक्रेसी शब्द है ये डेमोस है ना, एक तो यहाँ पर क्या हो गया, एक आप ये ध्यान रखना कि एक हो गया आपका डेमोस और एक हो गया आपका क्रेटिया। ठीक है, या तो KRATI ये भी हो सकता है और CRATI भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डेमोस का जो मतलब होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका पीपल, और क्रेटिया का मतलब होता है यहाँ पर क्या, पावर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये पावर हो गया। और ये जो डेमोस और क्रेटिया है ना, ये ध्यान रखना है कि ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक जो शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डेमोस का मतलब पीपल, क्रेटिया का मतलब पावर। बाकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके की गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि पावर टू रूल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल।
है ना, मतलब कि कैसे रूलिंग होगी, उसकी जो पावर है वो किसके पास है, वो लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगी। लोगों के हाथ में कैसे, क्योंकि जनता ने यहाँ पर इलेक्शन किया है, अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोट डालकर उन्होंने इलेक्ट किया है, तो उनके बिहाफ में जो है, ठीक है, जनता के बिहाफ में वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पर कानून बनाते हैं और रूल करते हैं। तो इस तरीके से ये डेमोक्रेसी जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मीनिंग याद रखिएगा, कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो दिया हुआ है कि व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर होती है वो यहाँ पर क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बात अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। मतलब कि सिंपल सी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो लोग होते हैं ना वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई जनता जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे यहाँ पर रूल नहीं करने देगी, है ना। जनता क्या करेगी, जो भी यहाँ पर डिसीजन वगैरह होंगे, जो अफेयर्स होते हैं स्टेट के, उसमें वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। दिस सिस्टम इज पॉसिबल ओनली इन दोज स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड ऑल द सिटीजन्स कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, अभी भारत में पॉपुलेशन है 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, अब 121 करोड़ लोग यहाँ पर काम करने लग गए, है ना। बोले कि हम सब लोग मिलकर जो है वो देश चलाएंगे, तो फिर तो देश चल गया, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होती है वो पॉसिबल है ना। ऑल द एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली वेयर ऑल द लॉस आर पास्ड एंड डिसीजंस आर टेकन। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये करोगे, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में कई जगह पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर पास करनी है ना, तो लोग इकट्ठा होते हैं और जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है, सब लोग नहीं करेंगे कि बच्चों को भी यहाँ पर कर रहे हैं, जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो लोग वोटिंग वगैरह करते हैं, उसके बेसिस पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर आपको भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई तो अब आपसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे आज के टाइम पीरियड पर जितने भी मॉडर्न स्टेट्स हैं, है ना, जो भी मॉडर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी गई है। और इसका रीज़न यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब लार्जर इन साइज आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में भी अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए कोई मीटिंग यहाँ पर करनी है, तो मीटिंग के लिए कोई प्लेस होगा, तो वो प्लेस कैसे होगा, किस तरीके से होगा, है ना, ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो पहले क्या है कि साइज़ बहुत छोटा होता था कंट्रीज़ का, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। अब साइज़ भी ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया है, तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं। सो हेयर पीपल डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द अफेयर्स टू द स्टेट बट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होता है उसको फिक्स पीरियड के लिए जो है वो इलेक्ट करते हैं। जैसे एमएलए हो गए, है ना, एमएलए मतलब जो राज्य की विधानसभा, ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, या विधान काउंसिल, है ना, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एमएलए, है ना, मतलब कि राज्य की जो विधानसभा होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। और एक होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो याद रखिएगा, जो एमएलए जो यहाँ पर इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको हम बोलते हैं एमएलए, है ना। और जो यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो उनका फिक्स पीरियड होता है, 5 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। इफ द रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर दे चेंज एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, अगर आप काम नहीं करोगे, ठीक है, अगर इलेक्शन के दौरान केवल आप मिलने जाओगे जनता से, जनता क्या करेगी, फिर अगली बार आपको हरा देगी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं। तो उनके बेसिस पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है ना। एग्जाम्पल में आप इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो दिया हुआ है कि हाउ डज डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, डेमोक्रेसी से जो यहाँ पर क्या है कि जो लोगों की, जो नागरिक है, उनकी डिग्निटी जो है, सम्मान जो है ना, वो कैसे इनहेंस यहाँ पर होता है, यह आपको बताना है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से जो सिटीजन्स की डिग्निटी यहाँ पर होती है उसको इन्हेंस करती है, यह आपको बताना है।
तो बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, है ना। डेमोक्रेसी क्या करती है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में बात करती है, मतलब राजनीतिक समानता। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि इट मीन्स दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, ठीक है, और वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, और एक जो गरीब है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी। अब ये मैं वोट डालूंगा तो उस वोट की वैल्यू 1 ही रहेगी, अंबानी जी वोट डालेंगे तो उसकी वैल्यू भी जो है वो 1 ही रहेगी। तो ये क्या चीज़ इंश्योर करती है, ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी, है ना। मतलब राजनीतिक समानता जो है वो यहाँ पर इंश्योर हो रहा है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, ठीक है। मतलब हम लोग जो हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो वो क्या है कि कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तो ब्रिटिशर्स के लिए जो इंडियंस थे वो क्या थे, एक सब्जेक्ट थे, है ना। नागरिक थोड़ा ना मानते थे, वो तो ये मानते थे कि भाई इंडिया को कैसे गवर्न किया जाए, इंडियंस को कैसे गवर्न किया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है वो हम किसी के अंदर नहीं हैं, हम लोग खुद ही यहाँ पर रूलर्स हैं, अपने अपने इलाके में जो है, ठीक है, हम रूलर्स यहाँ पर हैं। सो इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि आप कोई गलती वगैरह भी करोगे, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी गलती यहाँ पर होगी, और आपकी गलती को उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हम किसी के अंतर्गत नहीं है, हम सभी लोग बराबर हैं। हम जो यहाँ पर काम करेंगे अपने लिए काम करेंगे, और हमारी जो गलतियाँ होंगी उसका क्रेडिट भी हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य की जो डिग्निटी है ना, वो मेंटेन होती है। बिकॉज है ना, हमको यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। अभी यहाँ पर क्या है कि मेरे ऊपर 4-5 लोग होते हैं जो मेरे को कंट्रोल यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे डिग्निटी रहती, क्या नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से मुझसे जो काम करवाना चाह रहे हैं वो काम करवा रहे हैं, है ना। जिस तरीके से मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हैं उस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, तब मनुष्य की डिग्निटी जो है वो यहाँ पर नहीं होती, है ना। जैसे राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार तो वो तो जानवर भी जीता है ना। तो उस तरीके के जीने का अधिकार नहीं है भाई साहब, है ना। मनुष्य को जो जीने का अधिकार है वो डिग्निटी के साथ है ना, कि खाने के लिए होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, है ना। मतलब अगर हम जानवरों के जैसा ही अपने आप को, मनुष्य को भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नॉर्मल एनिमल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जीने का अधिकार है लेकिन डिग्निटी के साथ। अभी क्या है कि मैं जी रहा हूँ, है ना, रोज़ 10 लोग आ रहे हैं, मुझे 10-10 गालियाँ सब लोग सुना के जा रहे हैं, तो वो थोड़ा ना कोई काम। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स है ना, उनकी डिग्निटी को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। और मनुष्य का जीवन जो है वो डिग्निटी के साथ अगर नहीं होगा तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें होती हैं। कोई जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अपर क्लास लोअर क्लास, इस तरीके का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी जो होती है, नागरिकों की सम्मान जो होता है उसको यहाँ पर इन्हेंस करती है। ये बात आपको बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। मैंने 4 लिख दिए हैं, आप 3 लिखिएगा क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट आपको एटलीस्ट लिखने हैं। तो 3 फीचर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहली बात बोली जा रही है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। मतलब जनता ने जिसको यहाँ पर क्या किया है, रूलर बनाया है ना। मतलब जो जनता के बिहाफ में यहाँ पर रूल करेगा वो क्या करते हैं कि सभी जो डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पर लेते हैं। दूसरी बात, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, ठीक है। तो इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पर होते हैं, तो लोगों के पास भी यहाँ पर चॉइस होती है, या अपॉर्चुनिटी आप ये कह सकते हैं कि फेयर अपॉर्चुनिटी होती है कि जो भी करंट रूलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी बात, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ये अधिकार रूलर्स को चेंज करने का मेरे ऊपर है या आपके पास है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों के पास है, सभी लोग वोट डालेंगे। अगर उस रूलर को फेवर करेगा तो रूलर यहाँ पर जीत जाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो हारता हुआ आपको दिखाई देगा। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, ठीक है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो चॉइस आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पर बंधी हुई है, उससे उसको लिमिट किया जाता है। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जो यहाँ पर सिटीजन से उनके राइट्स को यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकती है। ये सब चीज़ें किस में हैं? ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ पर हम इंश्योर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई सा भी 3 पॉइंट जो है वो अपने एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि हाउ डज डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। डिसीजन मेकिंग जो है
है ना, उसकी क्वालिटी यहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी जो है वो कैसे यहाँ पर इम्प्रूव करती है ना, मतलब डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से डेमोक्रेसी के माध्यम से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो डेमोक्रेसी जो है बेसिकली इसमें क्या है कि आपको पता है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक प्रोसीजर है ना, वो फॉलो करना है, जिसमें आपको क्या होगा, कंसल्ट करना है, आपको डिस्कस करना है। मतलब डेमोक्रेसी टोटली जो है वो यहाँ पर क्या होती है कि कंसल्टेशन एंड डिस्कशन के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है, 4 लोग अलग बोल रहे हैं, 5 लोग अलग बोल रहे हैं, 2 लोग अलग बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि वोटिंग करवा लेते हैं, और वोटिंग में जो जीतता है उसके हिसाब से बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी यहाँ पर ये कह रही है और इस वजह से हम यहाँ पर ये फाइनल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन के ऊपर टोटली बेस्ड होती है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। ठीक है, अगर कोई एक डेमोक्रेटिक यहाँ पर जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया गया है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे जो डिस्कशंस हैं, मीटिंग्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। ठीक है, जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि किसी प्लानिंग में यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स यहाँ पर हो सकती हैं उनको पॉइंट आउट करेंगे, और मिस्टेक्स होने के जो चांसेस है वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलते हैं। दिस टेक्स टाइम, और इसमें टाइम लगेगा, बट देर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, और लेकिन हमेशा क्या होता है कि कोई भी अगर आपको महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने हैं उसमें अगर यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इंपॉर्टेंट डिसीजन है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन जो है वो यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी सारा जो है वो क्रिटिसिज्म भी आपको झेलने को देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से क्या बोला जा रहा है कि इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। तो कैसे करता है, तो ये सारे पॉइंट आपकी बुक में भी मैंने आपको पढ़ाए हुए थे। जब ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर यही होगा कि जब यहाँ पर आप देखोगे डेमोक्रेसी जो है ना, उसमें डिस्कशन है, टाइम टेकिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली जो है वो इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर जस्टिफाई करके आंसर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप डेफिनेटली उसमें पूछिएगा, तो मैं उसके हिसाब से जो भी पॉसिबल आंसर होगा आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। बोला जा रहा है कि हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो दूसरे जो फॉर्म होते हैं, है ना, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, मिलिट्री रूल वगैरह, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी को हम बाकी की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे अच्छा कह रहे हैं, है ना, तो किस तरीके से कह रहे हैं ये बात आपको बतानी है। सो इट इज़ करेक्ट दैट democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. There is a no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. ठीक है, मतलब कि पहली बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसमें गलतियां नहीं हो सकती, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि अपनी गलतियों के ऊपर जो है वो मिस्टेक्स जो होती है ना उनको सुधारा जा सकता है। बाकी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुधार कैसे करोगे? नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। ठीक है, आप डेमोक्रेसी में क्या होगा यहाँ पर भाई, आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग तरीके की गवर्नमेंट है ना, अब डेमोक्रेसी भी जो है वो यहाँ पर क्या है कि मिस्टेक्स नहीं होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक रूलिंग गवर्नमेंट है, एक ऑपोजिशन है ना। अब अगर आप डिक्टेटरशिप में देखोगे तो डिक्टेटरशिप में थोड़ा ना है भाई, डिक्टेटर में तो डिक्टेटर क्या करेगा, बाकी लोगों को दबा देगा। डेमोक्रेसी में क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी यहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगी, है ना, कि भाई ये चीज़ यहाँ पर गलत हो रही है। तो अगर कोई चीज़ गलत होती है तो डेमोक्रेसी में क्या है कि उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक छुपाया नहीं जा सकता है ना, वो चीज़ें जो है वो क्या होंगी, वो निकल कर सामने आ जाएंगी। ठीक है, सो देर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देर इज ए रूम फॉर करेक्शन। मतलब कि वो चीज़ें क्या हैं कि मतलब उसमें पब्लिक डिस्कशन भी यहाँ पर हो सकता है, जो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, और करेक्शन की उम्मीद यहाँ पर रहती है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज, है ना, या तो क्या करोगी भाई, जो रूलर्स हैं जो उस कंट्री में रूल कर रहे हैं, या तो वो अपने डिसीजन को यहाँ पर चेंज कर दें, या तो अगली बार इलेक्शन होगा तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये सब चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो नॉन गवर्नमेंट जो यहाँ पर होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहाँ पर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं।
और इसी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है बाकी की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी होती है ना, सरकार जो है वो अकाउंटेबल होगी, उसको आंसर देना पड़ेगा, अगर आंसर नहीं देंगी तो फिर जनता सुन रही है, फिर अगले इलेक्शन में जो है वो आपको मजा चखा देंगे। ठीक है, चलो अगली बात बताई जा रही है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, देन व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी, है ना। बहुत ही रीजनेबल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मैं ना थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो क्या है कि हम लोग बोलते रहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सर हमारे यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है और कई सालों से यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हर बार हम लोग डिस्कशन यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में करते रहते हैं। तो मतलब फिर जब ये सब इतना प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी ने हमको कुछ प्रोवाइड नहीं किया, तो भी फिर हम लोग यहाँ पर ये डेमोक्रेसी के बारे में ही क्यों बात करते रहते हैं, है ना। डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, इसके बारे में क्यों बात करते रहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव फॉर्म दैट वी नो, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मैंने आपको रीजन बताया ना, ठीक है, जो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रीजन बताया ना कि भाई डेमोक्रेसी बाकी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेटर है, वो चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजन एंड इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, है ना। ये सब चीजें आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, है ना, जो सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर डिस्कशन यहाँ पर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, वो सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा आंसर होगा, तो आप यहाँ पर ये चीजें बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसकी आप यहाँ पर तारीफ करो भाई, है ना, क्योंकि आपको स्टेटमेंट तो यही देना है कि हम लोग इतना ज्यादा डेमोक्रेसी में क्यों इंटरेस्टेड है ना। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थोड़ा ना जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इतनी सारी अच्छी होने के बाद भी इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दिस थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, मतलब कि लोगों को सम्मान यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। वही जो मैंने आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में बताया ना, वही पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन करिएगा। ठीक है, कि भाई ये जो है वो अगर मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पर नहीं होता है तो लोगों को पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा। दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी वो चाइना का फेमाइन वाला कंडीशन वाला आपको देखने को मिलेगा ना, भारत में इस तरीके की फेमाइन की सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हुई। इसका रीजन क्या है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारे पास जो सरकार आपको देखने को मिलेगी दे आर अकाउंटेबल, है ना, कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जनता को जवाब देना है। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से भले हर चीज का सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से ही वो प्रॉब्लम में हम यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि लोगों को डिग्निटी मिल रही है, अच्छी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आ रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी में यहाँ पर इंटीग्रेटेड, यहाँ पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा ये छोटा आंसर मैंने आपको बताया है, तो आप इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, इससे पहले वाले बेटर डिसीजन मेकिंग वाला लिखना पड़ेगा, और आगे कुछ चीजें हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास कंटेंट यहाँ पर क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है, 28। स्टेट द फ्रीडम्स विच आर यूजुअली टेकन व्हेन डेमोक्रेसी इज ओवरथ्रोन बाय अ मिलिट्री रिजिम, है ना। जैसे पाकिस्तान में हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पर जो है वो वहाँ के आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बन गए, है ना, मतलब प्रेसिडेंट बन गए। तो वो यहाँ पर क्या है कि मिलिट्री रिजिम आपको देखने को मिला। तो आपसे ये बताया जा रहा है कि स्टेट द फ्रीडम्स विच आर यूजुअली टेकन अवे व्हेन डेमोक्रेसी इज ओवरथ्रोन बाय अ मिलिट्री रिजिम। मिलिट्री रिजिम ने क्या कर दिया कि डेमोक्रेसी को बाहर कर दिया। तो कौन कौन सी फ्रीडम चली जाएगी, अभी मिलिट्री यहाँ पर आ गया है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच होगा क्या, आप कुछ भी बोल पाओगे, कुछ भी लिख पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका जो है कबाड़ा हो जाएगा। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मिलिट्री रिजीम क्या है, वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। द रूलर्स डू नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब कि लोगों के विशेष के अनुसार काम नहीं करेगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के विशेष के अनुसार यहाँ पर काम होता है। द नीड्स ऑफ द पीपल कैन बी इग्नोर्ड बाय द मिलिट्री रूल, है ना, मतलब कि मिलिट्री रूलर या रूल जो है उसके द्वारा लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं होगा, वो यहाँ पर कैसे काम करना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर काम होगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है भी नहीं, अगर जबरदस्ती कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट लूजर और विनर।
बट इन मिलिट्री रिजीम सेम रूलर और रूलिंग पार्टी कैन रूल द कंट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, 25-25 साल, 30-30 साल लोग भाई अलग अलग कंट्रीज में जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर रहे, है ना, फिर उनके बेटों ने पकड़ लिया, है ना, फिर आगे इसी तरीके की जनरेशन यहाँ पर चल रही है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट लूजर नहीं है, कोई परमानेंट विनर नहीं है, ठीक है। जब तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रूल कर रही थी तब तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पार्टी का कभी नंबर नहीं आने वाला है, और अब बीजेपी पार्टी रूल कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि अब कभी कांग्रेस पार्टी का नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सबका नंबर आता है। बस वही बोला जा रहा है कि परमानेंट लूजर और परमानेंट विनर नहीं है। एक टाइम पर यूपी में मायावती जी का ऐसा क्रेज था कि वहां पर लगता था कि मायावती जी और अखिलेश यादव के अलावा कभी वहां पर किसी की सरकार नहीं बनेगी। लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर आपको श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो परमानेंट लूजर और विनर कोई नहीं होता, ये डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, देयर इज अ नो फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, है ना, मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते हो, है ना, मतलब जो राजनीतिक आपके यहाँ पर संगठन होते हैं वो नहीं बनते हैं। एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन, इन रियलिटी पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन इज कंप्लीटली डिनाइड इन मिलिट्री रिजीम, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, वो मिलिट्री रिजीम है। अब मिलिट्री थोड़ा ना चाहेगी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बने या कोई पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर बने, है ना, इससे तो उनको खतरा यहाँ पर होगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जो आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम होती है उसको भी छीन लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की फ्रीडम्स आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो मिलिट्री रिजीम में या कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके टाइम पीरियड पर ये पूरी तरीके से आपको समाप्त होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। हाउ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, एक्सप्लेन, ठीक है, विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब कि नॉन डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं वो यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट कैसे हो सकती हैं, है ना, कि भाई पॉपुलर है मतलब लोगों की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए बहुत है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो नॉन डेमोक्रेटिक आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब आपको ये बताना है कि भाई वो नॉन डेमोक्रेटिक जो है वो कैसे होंगी, है ना, एग्जाम्पल के साथ आप इसको जो है वो सिद्ध करो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जिम्बाब्वे का जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे। जिम्बाब्वे को जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिली 1980 में, 1980 में। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय JNU, है ना, ZANU-PH जो पार्टी है यहाँ की, उसके द्वारा यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्शन यहाँ पर जीता जाता था, है ना, और उसी ने यहाँ पर क्या है कि जिम्बाब्वे जो है उसको फ्रीडम में मतलब जो इंडिपेंडेंस है वो इसी पार्टी ने यहाँ पर दिलवाई थी। इसके जो लीडर थे उनका नाम था प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे, है ना, एक पॉपुलर थे, बट वो क्या करते थे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो इलेक्शंस में यहाँ पर यूज करते थे। पॉपुलैरिटी थी उनकी, है ना, क्यों, क्योंकि फ्रीडम दिलवाने में इस पार्टी का बहुत योगदान था। His government has changed the constitutional several times to increase the powers of the president and make him less accountable, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और उनको जो है उनकी पावर को भी बढ़ाया और उनको लेस अकाउंटेबल भी बना दिया कि अपने एक्शंस के लिए, अपने काम के लिए उनको जवाब नहीं देना है किसी से। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास, ठीक है, उनको जो है परेशान किया जाता था जो उनके अगेंस्ट में होते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। There is a law that limits the right to criticize the president, है ना। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, ठीक है, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है रॉबर्ट मुगाबे जी की पार्टी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि केवल उन्हीं की अच्छी अच्छी बातें होती थी, क्यों, क्योंकि टेलीविजन को, रेडियो को सरकार ने कंट्रोल करके रखा था। तो ये चीजें यहाँ पर हो रही है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो पूरे के पूरे एक्शंस यहाँ पर हैं, है ना, ये क्या है, ये नॉन डेमोक्रेटिक आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, मतलब इनके द्वारा जो यहाँ पर काम किया जा रहा है आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से क्या नॉन डेमोक्रेटिक है। इस तरीके से इलेक्शन होता है क्या, नहीं होता है ना, कि भाई आप यहाँ पर क्या करो कि लोगों को कंट्रोल करो, है ना, लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दो, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉपुलर है ना, लोगों में क्या है कि रॉबर्ट मुगाबे जो है वो पॉपुलर है, लेकिन उनके एक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट को नॉन जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक है वो डिक्लेयर कर सकते हो, और उस पर जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे दीजिएगा तो आपका काम जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि गलतियां आ जाती हैं सामने, डिस्कस करके आप उनको दूर कर सकते हो। तो यहां पर बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स, है ना। तो इसको आपको क्या करना है कि 3 एग्जाम्पल्स की मदद से जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। चलिए, डेमोक्रेसी में क्या है कि करेक्शन जो है वो यहाँ पर आपको ऑलवेज स्कोप है कि आप गलतियों में सुधार कर सकते हो,
और ये बाकी सब चीजों में यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक, डेमोक्रेसी ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेनी मिस्टेक, बट द गुड थिंग इज दैट ये क्या करता है कि ये अपनी खुद की मिस्टेक्स को जो है वो यहाँ पर जो है वो दूर कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इफ देयर इज एनी मिस्टेक इट कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, सूनर और लेटर द पब्लिक कम्स टू नो अबाउट देम, है ना, मतलब कि जल्दी में या थोड़ा लेट भी अगर कभी होगा, जनता को गलतियों के बारे में हमेशा पता चली जाता है ना, क्योंकि उस तरीके हमारे यहाँ पर फ्रीडम जो है वो प्रेस की फ्रीडम है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो गलतियां अगर सरकार यहाँ पर कोई कर रही है तो पता चलेगा ही, है ना, और गलतियों का पता चलेगा। गलतियों में सुधार क्यों नहीं होता है? क्योंकि गलती मानने में एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं होती है। गलती मानोगे तब सुधार होगी, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पब्लिक डिस्कशन का ऑलवेज यहाँ पर स्पेस है ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। लोग जब डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि करेक्शन ऑफ मिस्टेक रिजल्ट इन आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स देमसेल्फ कैन बी चेंज थ्रू द इलेक्शन, दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको इलेक्शंस वगैरह के माध्यम से यहाँ पर बताया, तो एक ये इलेक्शन वाला पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखने को मिल गया और एक पॉइंट ये, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर दे दिए, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी आपने फार्म बिल के बारे में देखा होगा ना, हमारे देश में फार्म बिल चल रहा था, ठीक है, जिसमें वो किसान लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे पंजाब में, हरियाणा में। तो उसमें क्या था कि उसमें सरकार ने वो किया, सरकार ने पहले सोचा कि भाई सब कुछ सही है, जब सरकार को लगा कि नहीं कुछ सही नहीं चल रहा है तो सरकार ने उसको वापस ले लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं और उन्हीं के बेसिस पे ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। चलिए अगली बात करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना, मतलब अगर आपके बीच में और मेरे बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, जो थॉट्स यहाँ पर हमारे डिफरेंट हैं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रही है, तो डेमोक्रेसी जो है उसकी मेथड यहाँ पर प्रोवाइड करती है कि आप इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व कर सको। थोड़ा डिस्कस कर लो इसके बारे में, है ना, मतलब आपको इस स्टेटमेंट को बताना है। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एनी सोसाइटी, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, ठीक है, मतलब आपके और मेरे बीच में जो है वो अलग अलग मत हो सकते हैं, ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, आपके और मेरे इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद है वही चीज़ हमें भी पसंद है। These differences are particularly sharp in a country like ours which has a amazing social diversity। और अब क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग तरीके के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के लोग, संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये जो डिफरेंस होते हैं, ये जो ओपिनियंस हैं, इंटरेस्ट हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग कास्ट के हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, है ना, उनका दुनिया देखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है और उनका जो प्रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पर डिफरेंस है। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, ठीक है। अब मेरी जो प्रेफरेंस है वो आपके साथ अगर मैच नहीं करेगी तो हमारे और आपके बीच में जो है वो क्लैश हो सकता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, है ना, और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहा है। डेमोक्रेसी में नो वन इज अ परमानेंट विनर, नो वन इज अ परमानेंट लूजर, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली, सब लोग यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारी कंट्री जो है यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि कंट्री में सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर आपको रहते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वैसे आप जो स्टेटमेंट है उसको आप जस्टिफाई कर दो। चलिए अगली बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में है वहाँ के लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी। सो सही पहली बात यहाँ पर यह है कि पीपल कैन नॉट चूज और चेंज देयर रूलर, है ना, वो वोट नहीं डालते हैं, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि वो अपने रूलर्स को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा पॉसिबल है। पीपल कैन नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द रूलर और डिक्टेटर, है ना, आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो कि साहब ये क्या कर दिया आपने, है ना, कुछ जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं। वो बोलेंगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गुड नाइट, सो जाएंगे फिर उसके बाद। तो ये चीज़ यहाँ पर है। पीपल डू नॉट एंजॉय एनी राइट्स, है ना, सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर टॉर्चर्ड और किल्ड। फॉर एग्जाम्पल इन चिली मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बाय द मिलिट्री, है ना, मतलब डेमोक्रेसी की बात अगर आप करोगे, उसके सपोर्टर्स रहोगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। जैसे चिली जिसकी राजधानी सेंटियागो साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर इस तरीके के जो 3000 लोग हैं उनको मिलिट्री ने यहाँ पर मार दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पब्लिक प्रोटेस्ट होती है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, वो सब चीज़ें इलीगल। हमारे यहाँ पर आज भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रही होगी,
ठीक है, कहीं पे लोग जो है वो धरना बैठे होंगे, अनशन करके बैठे होंगे। ये सब चीजें क्या होती है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सम टाइम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आर इम्प्रिजन फॉर इंडेफिनिट टाइम, है ना। जैसे अगर आप देखोगे ऑंग सैन सू की इन म्यांमार स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन अंडर हाउस अरेस्ट, ठीक है, उनको यहाँ पर जेल में रखा गया था। ये म्यांमार की हैं ऑंग सैन सू की, इनको नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पर दिया गया है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल डू नॉट हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज डिनाइड समटाइम, मतलब कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते, सभी लोग बराबर नहीं होते, अपर कास्ट जो लोअर क्लास है, इस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव बट इन रियलिटी दे आर नॉट रियली द रूलर्स, ठीक है, मतलब कि भले लोगों ने वोट किए लेकिन वो रूलर्स नहीं है। जो भी यहाँ पर अगर आप देखोगे वो क्या होता है कि आर्मी ऑफिशियल्स के पास पावर होती है। जैसे अब देखोगे आप तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पर क्या करवाए, इलेक्शंस करवाए, लेकिन सारी की सारी पावर खुद लेके बैठे थे और खुद इलेक्टेड नहीं थे। तो ये सब भी प्रॉब्लम जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, यही है ना 33 है, यस 32 हो गया है और 33 क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इमर्जिंग इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, स्टिल इट्स शॉर्टकमिंग्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट, है ना। मतलब आज के टाइम पीरियड पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय असेसिंग एनी 5 शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। 5 शॉर्टकमिंग्स जो है वो डेमोक्रेसी की बतानी है। देखो सिंपल सी बात है कि इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग विच लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, है ना। अब यहां पर क्या है कि डेमोक्रेसी है, अगर मेजॉरिटी नहीं होगी सरकार गिर जाएगी, फिर नए जो है रूलर है वो यहां पर आएंगे, फिर दूसरे 5 साल के बाद चेंज हो जाएंगे। 5 साल तक किसी पर्टिकुलर लीडर ने कुछ अलग तरीके से काम किया था, दूसरे वाले लीडर जो है कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक इनस्टेबिलिटी यहां पर होती है। There is a political competition and power play everywhere. This situation hardly follows any rules of morality, है ना। सब जगह पर क्या कर रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मतलब एक नेता दूसरे नेता की बेइज्जती कर रहा है, दूसरा नेता तीसरे नेता की, और इसी तरीके से पूरी की पूरी साइकिल जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो मोरालिटी जो यहाँ पर होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है, सब जगह पर कॉम्पिटिशन चल रहा है। कोई कहीं से भी पार्टी छोड़कर किसी भी पार्टी में घुस जा रहा है, ठीक है, कि अब हम वहाँ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। So elected leaders are unable to contact a large number of people and can hardly guess about the real problems of the people which result in wrong decision, delay of work. अब देखो जो भी लीडर आते हैं ना, जब वो यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि रैली वगैरह करेंगे ना, तो उनके रैली के साथ ही इतने लोग आते हैं कि लोग क्या कांटेक्ट करेंगे। अभी हमारे यहाँ पर हमारे घर के सामने से एक बार निकले, है ना, और हमने वो कांटेक्ट करने आए तो बीच में गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया, हम लोगों ने भी हाथ हिला दिया, बस इतनी बात हुई हमारी, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं होता कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, बस वो लगा यही रहता है कि बस जाएंगे, बस माला पहनाएंगे, मंत्री जी के साथ सेल्फी लेंगे और डाल देंगे, है ना, कि मंत्री जी ने हमारे साथ सेल्फी खिंचाई, ठीक है। जबकि उनको रियल प्रॉब्लम्स के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे लोग बहुत ग्राउंड लेवल से यहाँ पर उठे, उनको लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। चलिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इलिटरेट, दे डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो दे कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग प्रॉपरली। लोगों को पता ही नहीं है ना, लोग जानते ही नहीं है ना। लोग बस क्या करते हैं कि चुनाव चिन्ह देखकर जो है वो वोट डालते हैं और कुछ नहीं है। तो उनको क्या करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना चुनाव चिन्ह जो है वो हर जगह दिखाती हैं, ठीक है। अगर वो फ्री में खाना भी देंगी तो खाने के डिब्बे के अंदर भी जो है, जो ऊपर यहाँ पर पैकेट रहता है खाने का, उसके ऊपर भी उनका चुनाव चिन्ह बना रहेगा, है ना। तो उनको ये लगता है कि ये पार्टी ने हमको खाना खिलाया तो हम इसको वोट दे देते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, मतलब लोग क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन भी होता है। कैसे होता है करप्शन, यहाँ पर एक कंपटीशन है, लोग क्या करेंगे, इलेक्शन को जीतने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट देयर ओन पॉलिसी एंड ट्राई टू विन इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक, है ना। वो जाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे गांव वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहां पर शराब बांटी जाती है ना। वोट डालने के एक दिन पहले शराब दे दिया या पैसे दे दिए, ऐसे करके लोग इलेक्शन यहाँ पर जीतते हैं। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको अभी तक रूल आउट नहीं किया गया। भले पॉपुलर है लेकिन प्रॉब्लम्स तो ही हैं, तो इनके ऊपर समय से जो है वो काम करना पड़ेगा। लेकिन समय बदल रहा है, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लोग एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हमारे जैसे युवा, आप जैसे युवा, ठीक है, कल जो है वो भारत का भविष्य यहाँ पर बनेंगे। तो डेफिनेटली जो है इन सब चीज़ों को हम बदलेंगे। हो सकता है कि अभी पुराने जो लोग हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं, उन्हें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आज की जनता जो है वो अवेयर है, और अवेयरनेस जो है वही क्या करती है कि वही यहाँ पर क्रांति लाती है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी के अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक हो गया आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एक हो गया सोशल और एक हो गया इकोनॉमिक, ठीक है।
पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखोगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रिक्वायर गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, है ना, मतलब कि गवर्नमेंट कैसी बननी चाहिए, लोगों के कंसेंट से और पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंप्लाइज दैट इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विथ रीजनेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो यहाँ पर compete करे। ऐसा नहीं है होगा कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है ना, मैं केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी हूँ और हम ही यहाँ पर जीतते रहेंगे। फिर सोशल एस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन इन विच एन एटमॉस्फेयर ऑफ इक्वलिटी प्रिवेल्स, ठीक है, सब लोग समान हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस में, सेक्स के बेस पे कोई यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर हैं। एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, है ना, और उसके बाद प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरमेंट। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है कि सोशल एस्पेक्ट के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करी गई है कि सभी लोग जो है वो आपको यहाँ पर बराबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो एस्पेक्ट यहाँ पर होगा वो होगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल बी इन रियलिटी ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। द मोस्ट स्टेबल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आर दोज विच हैव एक्सटेंसिव वेलफेयर स्कीम ऑफ द पुअर पीपल, ठीक है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी यहाँ पर ये है कि लोगों को आप वेलफेयर स्कीम जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करो, ठीक है, तभी यहाँ पर क्या है कि स्टेबल डेमोक्रेसीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी फुलफिल होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए और इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो लोगों को वो भी मिलने चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है ना। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट यहाँ पर डेमोक्रेसी का क्या हो सकता है वो चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखो दिया है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, मतलब कि अगर किसी भी देश में कोई भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, उसके मेरिट्स यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है। पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि एक डेमोक्रेसी जो है, जैसे अगर हम भारत का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो भारत में एक रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है वो आपको देखने को मिलती है ना। इसमें क्या है कि जनता ने वोट डाले हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं और वो लोग जनता के बिहाफ में यहाँ पर हमारे देश को रूल करते हैं। अगर मान लीजिए कि उनकी कोई पॉलिसी अच्छी है तो जनता क्या करेगी, क्लैपिंग करेगी, है ना, लेकिन अगर उनकी कोई पॉलिसीज यहाँ पर गड़बड़ है तो जनता सवाल पूछेगी और उन्हें क्या करना है कि जनता को आंसर देना है। किस डर से देना है आंसर कि भाई अगली बार भी इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई आप अगर अच्छी चीज़ों का क्रेडिट अपने आप में लेते हो, है ना, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पर बुरी हो जाती है, कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसका भी आपको यहाँ पर क्या है कि एक्सेप्टेंस दिखाना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से वो चीज़ यहाँ पर गलत हुई है, ठीक है। तो जनता जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर कर सकती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अभी डिक्टेटरशिप यहाँ पर होगी या मिलिट्री रूल आपको देखने को मिलेगा तब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना। उनको जो करना है वो अपने हिसाब से करेंगे, जनता को उसका बेनिफिट मिले या नहीं मिले इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आप इतना ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकते हो, फिर अगर आप ज़्यादा क्वेश्चनिंग करोगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा, है ना, या फिर आपको जेल में भेजा जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा डिसीजन मेकिंग जो होता है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करती है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी डिसीजन यहाँ पर लेना है तो अलग अलग तरीके की मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, है ना। लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा, है ना, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर इन मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। चीज़ों में यहाँ पर क्या है कि टाइम लगता है ना। फिर उसके बाद डिस्कशंस अलग अलग लेवल पर होते हैं, जनता से भी उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन सब चीज़ों से ये चीज़ इंश्योर होती है कि कोई भी डिसीजन अगर हम यहाँ पर फाइनल कर रहे हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन जो है वो निकल कर सामने आए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अब इसमें क्या है कि भाई जैसे कोई भी एक रूलिंग गवर्नमेंट है ना, उसका एक ऑपोजिशन होगा, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई एक पार्टी तो होती नहीं है, उसमें बहुत सारी पार्टी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को अगर मान लीजिए कि किसी भी डिसीजन पर, है ना, या कोई भी लॉ अगर आप यहाँ पर बना रहे हो उसमें कोई क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है तो उसको यहाँ पर क्या है कि डिस्कस कर सकते हैं, है ना, संसद में या पार्लियामेंट में, जिसको आप हिंदी में संसद भी कहते हो, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो, है ना। या जनता को अगर लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो अभी हमारी सरकार के द्वारा जो है एक
अलग इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया है जिसको बोलते हैं माई GOV, है ना, या माई गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया है जिसमें जनता के उनके ओपिनियन जो है वो यहाँ पर माने जाते हैं, है ना, कि भाई आपको क्या लगता है, क्या चीज़ करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो अगर कोई यहाँ पर क्या है कि डिफरेंसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो डेमोक्रेसी क्या करती है कि उस चीज़ को भी रिजॉल्व करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। फिर दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या है कि सभी लोग समान हैं, है ना। अगर मैं आप लोगों को एक टर्म यहाँ पर याद दिलाऊं तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो यहाँ पर इंश्योर करती है ना, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सभी लोगों का जो है वो वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं और सभी लोगों के वोट की वैल्यू जो है वो सामने वाले लोग के साथ यहाँ पर समान है। अपर क्लास, लोअर क्लास, इसका कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अगर आप अपनी गलती नहीं सुधारोगे तो अगली बार आपकी सरकार नहीं बनेगी, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि डिस्कशन वगैरह करते हो आप तो थोड़ा चांसेस जो है वो गलतियों के कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियां होती नहीं हैं, है ना, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई भी चीज़ अगर गलती हुई है ना, तो वो सामने आ जानी है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी जो रूलिंग गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज करती हैं उनके गलत किसी मेजर्स पे या जो भी एक्शंस यहाँ पर लिए गए उनके बेसिस पे। तो अगर मान लीजिए कि कोई मिस्टेक यहाँ पर हुई है तो वो सामने आ जाएगी और सामने आने के बाद क्या कर सकते हो कि आप उसमें जो भी करेक्शन है वो भी यहाँ पर कर सकते हो। तो इन बेसिस पे भी जो है हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, या डेमोक्रेसी जो आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये पांचों आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। Why has India not experiences a famine as severe as that of China in 1958-61? ठीक है, मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन पूछा था कि चाइना में जो फेमाइन वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई थी वो कब हुई थी, 1958-61 में। लेकिन वो यहाँ पर क्या है कि वो करीब इतनी ज़्यादा सीवियर थी तो उसमें करीब आप ये मान सकते हैं कि 3 करोड़ लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। लेकिन भारत में इस तरीके की फेमाइन सिचुएशन जो है वो कभी क्रिएट नहीं हुई। इसका क्या कारण है ना, अब आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा कि चाइना में जो फेमाइन यहाँ पर आया था, ठीक है, वो 1958 से 61 में आया था और इतिहास में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर सूखा पड़ गया था जिसमें लोगों को खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन ड्यूरिंग दोज डेज। इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, है ना। आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर जब चाइना में इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, है ना, जिसको हम इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पर कहते हैं, वो चाइना से बिल्कुल अच्छी नहीं थी, है ना। कि अगर हम उस टाइम पीरियड पर कंपेयर करेंगे कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या उनसे अच्छी थी क्या, बिल्कुल नहीं, लगभग उतनी थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चाइना की कंडीशन जो है वो ज़्यादा बेहतर थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं, है ना, जो चाइना में पॉलिसीज यहाँ पर चल रही थी, जो इंडिया में पॉलिसीज उस टाइम पीरियड पर चल रही थी, उनमें डिफरेंस यहाँ पर था। मतलब चाइना में आपको सभी को पता है कि एक 1 पार्टी रूल है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ पर रूल करती है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। भारत में ट्रू मायने में जो है वो डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू चाइना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी बातों को बता सकते हैं, है ना। ऑपोजिशन जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज यहाँ पर कर सकता है उनकी पॉलिसीज के बेसिस पे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये बताया जा रहा है कि भाई चाइना में जो है जिस तरीके की कंडीशन क्रिएट हुई थी वो भारत में यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not. तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये पता था कि भाई भारत देश में जो है वो खाने की कमी है ना, और खाने की कमी को जो है वो भारत सरकार जानती थी। चाइना में भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन चाइना ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के आने के बाद अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं दिया। लेकिन भारत ने अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जैसे अगर आप देखेंगे कोविड-19 के दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, है ना। तो प्रधानमंत्री अन्न योजना, काफ़ी अलग अलग तरीके की जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पर चलाई गई ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं लाइन के नीचे, तो उनको हम यहाँ पर क्या है कि फ्री राशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें ताकि उनका जीवन जो है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा चाइना में नहीं होता है। फिर दूसरी बात बताई जा रहा है कि दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेक प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस
an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर वहां पर भी क्या होता है कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब यहां पर क्या होता है कि जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज आपको काम करती हुई दिखाई देती हैं, तो अगर मल्टी पार्टी सिस्टम यहां पर होता, यहां पर प्रेस को उतनी फ्रीडम होती, जैसे चाइना में क्या है कि प्रेस को फ्रीडम नहीं है ना, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करेगा उनकी दुकान बंद हो जाएगी, है ना, इसलिए वहां पर कोई क्रिटिसिज्म जो है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम यहां पर होता, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर ऑपोजिशन आपको देखने को मिलता, और प्रेस अगर यहां पर होता तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको वो लोग क्या करते, क्रिटिसाइज करते, है ना, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होती, सरकार के ऊपर भी इस बात का प्रेशर पड़ता कि भाई जो ये फूड की कमी यहां पर आपको देखने को मिल रही है, लोगों को खाने पीने की चीजें यहां पर अवेलेबल नहीं हो रही हैं, उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो काम कर सकती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना, और इतनी खतरनाक जो फेमाइन वाली सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई और करीब 3 करोड़ लोगों की डेथ है। लेकिन अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, ऑपोजिशन भी है, आपको प्रेस भी देखने को मिलेगा, तो अलग अलग लेवल पर चीज़ों की रिपोर्टिंग होती रही, पहले से ही यहाँ पर पता चलता रहा कि भाई खाने पीने की चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो सही नहीं हो रही है, तो भारत ने उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइम पर काम किया, जिसकी वजह से भारत में इस तरीके की कोई सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई जैसे चाइना में आपको देखने को मिली। ठीक है, तो ये भी एक डेमोक्रेसी का जो है एक इंपॉर्टेंट आउटपुट है, जिससे इस तरीके की सिचुएशन को भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब अगली बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, अभी मैंने इससे पहले आपको मेरिट्स के बारे में बताया है ना, कि डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ पर बताइए, 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो डेमोक्रेसी है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, है ना, मतलब कमियां आप बता सकते हैं या डीमेरिट्स आप बता सकते हैं, कि ड्रॉबैक्स यहाँ पर क्या है डेमोक्रेसी के, वो आपको बताने हैं। पहली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मान लीजिए कि 2014 से लेकर, है ना, आखिरी इलेक्शन हमारे 2014 में हुए, फिर 2019 में हुए, अगले 2024 में होंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2014 से 19 के टाइम पीरियड पर जैसे मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर रूल कर रही है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एग्जांपल बता रहा हूं हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, 2019 से लेकर 2024 तक, ठीक है, यहां पर कौन सी पार्टी आ गई, यहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या हुआ कि अब लीडरशिप जो है वो यहां पर चेंज हो रही है ना, यहां पर बीजेपी जो है वो एक अलग पार्टी यहां पर है, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो यहां पर क्या है कि वो अलग है। अब बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही थी, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस उसी तरीके से काम करे, या कांग्रेस का अलग एक रूट यहाँ पर हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पर चली है तो उसको क्या है कि रोक सकते हैं। अब जैसे आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम चली है ना, इस टाइम पीरियड पर आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। अगर मान लीजिए कि भविष्य में कभी सरकार यहाँ पर बदलती है तो उसको यहाँ पर क्या है कि रोक भी सकते हैं या कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो एक इनस्टेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है। और इनस्टेबिलिटी आने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर चीजें चल रही हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज अ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, है ना, मतलब कि लोग क्या करते हैं कि जो नैतिकता यहां पर होनी चाहिए इलेक्शंस में वो नहीं दिखाते हैं। वो लोग क्या करेंगे भाई, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बस ये चाहती है कि हम जीत जाएं इलेक्शन और हमारी सरकार बन जाए, उसके बाद क्या करेंगे 5 साल मौज करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो अलग अलग तरीके के जो ब्लेम गेम्स वगैरह होते हैं वो सब चीजें खेलते हैं, जो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके की कोई मोरालिटी नहीं होती है, ये एक कॉम्पिटिशन है कि इस कॉम्पिटिशन को जीतने की रेस यहाँ पर लगी हुई है कि कौन जीतेगा। ठीक है, एक ये भी यहाँ पर आप ड्रॉबैक डेमोक्रेसी का कह सकते हो। तीसरी बात, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले, है ना, अगर कोई भी पॉलिसीज वगैरह यहाँ पर बनानी है तो काफी सारे लोगों के साथ जो है वो क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, है ना, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स यहाँ पर होते हैं, जो लोकल लोग यहाँ पर होते हैं उनके साथ कंसल्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डिसीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो काफी सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट होती हैं, और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि चीजों को फाइनल करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में यहाँ पर जो है वो काफी डिले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना, बहुत देरी यहाँ पर हो जाती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन। ठीक है, अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लोकल लेवल पर क्या आवश्यकता है, ठीक है, लोकल लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, उनकी कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, वो केवल क्या करते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां से वो इलेक्ट यहाँ पर हुए हैं उसमें क्या करते हैं कि 5-5 साल में जो है वो विजिट करते हैं।
तो उनको जानकारी नहीं रहेगी, तो लोगों की एस्पिरेशंस यहाँ पर क्या है, लोग यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं कि उनके साथ किस तरीके की चीजें हों, तो उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि बैड डिसीजंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिससे जनता को डायरेक्टली यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, है ना, लोगों को बस क्या है कि भाई हम यहाँ पर वोट चाहते हैं, वोट हमें यहाँ पर मिले, तो इसकी वजह से काफी सारी करप्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर इलेक्शन में इन्फ्यूज करते हैं। आजकल यहाँ पर क्या है कि एक बॉन्ड चल रहा है, ठीक है, इस बॉन्ड में क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई यहाँ पर पैसा वगैरह देना चाहते हो, है ना, मतलब अगर आप डोनेशंस वगैरह देना चाहते हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आप कर सकते हो, और आपका नाम रिवील नहीं किया जाएगा कि किसने ये पैसा यहाँ पर दिया है ना। तो आजकल इस तरीके की स्कीम भी हमारे देश में चल रही है। दूसरी बात है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, है ना, मतलब उनको नहीं पता है, उनको ये लगता है कि भाई हमारे लिए जो यहाँ पर अच्छा काम करेगा, क्या नहीं होगा अच्छा, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अवेयरनेस नहीं है ना, कि इलेक्शन केवल क्या है कि ये नहीं है कि बस बटन जाके दबा दो, है ना, इलेक्शंस में ये भी है कि भाई हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, इसको वोट क्यों दे रहे हैं इसको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्या है कि लोग उतने ज़्यादा अभी यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है, कई इलाकों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अवेयरनेस नहीं है उनके पास, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जनता को खुद नहीं पता है कि भाई उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है ना, तो उनको इतनी पावर नहीं देनी चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये किसके पॉइंट हो गए भाई, डेमोक्रेसी के जो यहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हो सकती हैं वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाउ फार इज इट करेक्ट दैट नो कंट्री हैज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या है बोला जा रहा है कि अभी तक यहाँ पर मतलब ये कितना करेक्ट होगा कहना कि अभी तक जो है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है ना, ये कहना जो है वो कितना आसान है या क्या ये सही है या नहीं है, इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। देखो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे तो परफेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर कोई नहीं है ना, अलग अलग तरीके की जो है वो एक डेमोक्रेसी इंडेक्स भी होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया के केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पार्शली, है ना, पार्शली डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इंडिया के केस में हम इंडिया को कहते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई सभी कंट्रीज जो है उनको परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। इसका कारण क्या है, एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, दिस रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। अब आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डिसीजन वगैरह यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे वो कौन लेगा, वो यूनियन काउंसिल यहाँ पर लेगी, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर लिया जाता है डिसीजन, है ना। ऐसा मानते हैं ना कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे या जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वही लोग यहाँ पर डिसीजन को फाइनल करेंगे, और उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करना जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मजबूरी है ना। अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना, अगली बार आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली जो है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई ये केवल एक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिन होगा, है ना, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि ये काम हो जाए तो ये काम हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको लगातार डिसीजन में, है ना, जो डिसीजन हम फाइनल कर रहे हैं उसके डिस्कशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाना है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, what we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपनी जो देश है उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हो, कम डेमोक्रेटिक बना सकते हो, ये चीजें हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन द व्हाट वी एज सिटीजन्स डू, है ना। सिंपल सी बात ये है कि केवल हम यही सोचते रहेंगे कि भाई जो यहाँ पर रूलर्स हैं, है ना, जो कंट्री को यहाँ पर चला रहे हैं, कंट्री के लिए लॉ वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, वही सब लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी या नहीं। लेकिन हमें भी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं उनके बारे में यहाँ पर बोलना ज़रूरी है।
दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, वो सब चीजें यहाँ पर करनी चाहिए. अगर यहाँ पर कोई चीज आपको लगता है कि गलत हो रही है, सही हो रही है, तो अलग अलग माध्यम से जितना आपके लेवल पर हो सके वो आवाज यहाँ पर उठानी चाहिए. तब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन जो है वो अपना यहाँ पर दिखा सकते हैं. इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स. ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, है ना, जहां पर जनता की कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है, वो लोग ये चाहते हैं कि जनता को क्या है कि पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, है ना, पॉलिटिक्स उनके बस की बात नहीं है या उनके इंपॉर्टेंस की चीज यहां पर नहीं है. बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन्स. दैट इज वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ठीक है, और इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि भाई जनता जो है वो डेमोक्रेसी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इलेक्शन से लेकर, है ना, किस बेसिस पे क्या बात करनी है, कौन से इश्यूज को यहाँ पर रेज करना है, इन सब चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, वो जनता के ऊपर होती है. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कुछ कंट्रीज में अच्छा है, जैसे नॉर्वे हो गया, है ना, स्कॉटलैंड हो गया, इन सब कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें बड़े स्केल पर अच्छी तरीके से होती हैं. लेकिन कई जगह पर क्या है कि अलग अलग फॉर्म में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर लगाई जाती हैं, है ना. तो रिस्ट्रिक्शन से यहाँ पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक असेसमेंट था जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. ठीक है, एक यहाँ पर ये जो है इसका एक नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया था. मैं इसके बिहाफ में ना आपको चीजें जो है वो यहाँ पर बता रहा हूँ. तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बेसिकली है क्या. देखो, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहते हो, है ना, तो इंडस्ट्रीज को अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या है कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको परमिशन मिलेगी कि आप वो इंडस्ट्री जो है वो जमा करना चाहते हो या नहीं करना, मतलब आपको परमिशन मिलेगी उसको इस्टेब्लिश करने की या नहीं मिलेगी. इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपको ये मेंशन करना होता है कि आप जो ये इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हो, है ना, इससे इन्वायरमेंट के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है. क्या क्या नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे. फिर जो आपकी मिनिस्ट्री है, जो मंत्री आपको देखने को मिलेंगे हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, तो वो लोग यहाँ पर मिनिस्ट्री इस डॉक्यूमेंट को देखेगी, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है ना, या अमेंडमेंट जो बदलाव यहाँ पर किए जा सकते हैं उसके बेसिस पे ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और फिर आप उन चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करो. फिर आपको परमिशन मिलेगी. परमिशन के बाद जो है वो इंडस्ट्री को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हो आप. ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था जो फॉलो किया जाता था. जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पर आया, इसमें ये बोला गया कि भाई आप एक काम करो, पहले जो है ना वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लो, है ना, इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर क्या करो, पहले इस्टेब्लिश कर लो और जो भी परमिशन वगैरह होती है, ठीक है, जो भी परमिशन वगैरह होती है वो यहाँ पर क्या है कि आप बाद में लेते रहना. मतलब पहले इंडस्ट्री यहाँ पर आप इस्टेब्लिश कर लो, जो भी परमिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी वो आप बाद में लेते रहना. ठीक है, ये तो ये पहला आप तो लग रहा होगा यार ये तो नुकसान पहुंचा देंगे इंडस्ट्रीज, बाद में क्या परमिशन लेना, पहले परमिशन यहाँ पर लेनी चाहिए. एक तो ये बात है. दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हमारा जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो टोटल कितनी लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी, है ना. तो भारत सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सरकार कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर रहा है ना, तो वो कितनी लैंग्वेज में करना चाहिए, वो 22 लैंग्वेज में करना चाहिए. लेकिन भारत सरकार ने एक यहाँ पर क्या करी, भारत सरकार ने केवल 2 लैंग्वेज में, एक हिंदी लैंग्वेज हो गया और एक यहाँ पर क्या हो गया कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें ही केवल ये लैंग्वेज जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन को रिलीज किया, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो लोग तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि उनको इंग्लिश और हिंदी में कुछ नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर उसको जो है वो कैसे पढ़ोगे. अब आप लोग बोल रहे होगे कि सर कई लोग जिनको इंग्लिश हिंदी आती है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर सरकार की कि भाई 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको रिलीज करना चाहिए, सो दैट जनता यहाँ पर क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, और तभी यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो अपहेल्ड होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, है ना. अब यहाँ पर क्या है कि आपको समझ में आ ही रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है ना, वो गड़बड़ है तो ज्यादातर लोगों को ना पता चले, इस वजह से सरकार ने इस तरीके का काम किया. तो ये चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. जनता को यहाँ पर क्या करना है कि जो भी डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पर कर रहे हो उसमें एक बड़े स्केल पर जो है वो पार्टिसिपेट करवाना है, तभी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी को अपहेल्ड यहाँ पर कर पाएंगे और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना, उनके ऊपर फोकस भी सही तरीके से यहाँ पर हो पाएगा. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है ना, क्योंकि डेमोक्रेसीज में भी आपको फॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फ्लॉस देखने को मिलते हैं, उनको हमको यहाँ पर क्या करना है, दूर करने की जो है वो आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी.
तो ये था कंप्लीट चैप्टर और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करे जा चुके हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, जिसकी आप हमेशा रिक्वायरमेंट यहाँ पर कहते रहते हैं और इनके बेसिस पे भी आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपने एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को और आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पर फुलफिल करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको ये वीडियोस देखने हैं और 8th क्लास के या 9th क्लास के कोई दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर मिलेंगी, आप उनको गो थ्रू करिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप और सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोस को देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाइएगा, magnetbrains.com यहाँ पर टाइप करके आप इस पेज पर आइएगा, है ना। ये पेज क्या है, ये होम पेज है इंडिया के नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। अब आपको कुछ भी पढ़ाई करनी है तो आप ये साइट में देखोगे ना तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, है ना, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, सो मेनी थिंग्स यहाँ पर आपको मिलेगी। अब हमें क्या देखना है, क्लास 9th के वीडियोस देखने हैं, तो हमने यहाँ पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया और यहाँ पर आप क्लास 9th पर गए। तो क्लास 9th पर जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर हैं सबके वीडियोस के फोल्डर्स जो है वो आपको मिलेंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सबके वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको क्या देखना है, मान लीजिए कि आपको सिविक्स देखना है, ठीक है, तो सिविक्स पर आप क्लिक करो, है ना, ये वॉच नाउ पे। तो जैसे आप सिविक्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या है कि सभी चैप्टर्स, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जितने भी चैप्टर हैं सबकी यहाँ पर अलग से एक एक पॉइंट मिलेंगे। इनको आप ओपन कर सकते हैं। 12 लेक्चर, देखो आप कितने सारे इसमें लेक्चर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको ओपन करके आप क्या कर सकते हो कि सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, तो इसका यहाँ पर ये 1 शॉट रिवीजन वीडियो है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप इसको आसानी से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं ये 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना है, कोई आपको जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की वीडियो के माध्यम से अपने स्कूल एजुकेशन के लिए चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।